देखिए, अगर हम बात करें कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि हम एरोबिक रेस्पिरेशन में कंसीडर करते हैं, तो हर स्टेप को डिटेल में डिस्कस करने से पहले एक आउटर फ्रेमवर्क बनाते हैं। अब आउटर फ्रेमवर्क क्या कहता है कि किस तरह से हम अगर ग्लूकोज को एज एनर्जी सबस्ट्रेट या फूड सबस्ट्रेट मान के चलते हैं, तो ग्लूकोज का किस तरह से कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, तब जाके वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी और साथ में वाटर और CO2 जैसे बाय प्रोडक्ट्स निकलेंगे। तो मैं एक शॉर्ट सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको दे रहा हूँ कि आपको पता चले कि हम कौन कौन से प्रोसेस किस किस स्टेप पे या किस किस वक्त पे पढ़ेंगे। सबसे पहले लेट्स सी कि हम ग्लूकोज को क्या कंसीडर कर रहे हैं, फूड, कि भाई खाना खाया उसमें ग्लूकोज था, अब ग्लूकोज की सबस्ट्रेशन सॉरी ग्लूकोज की जो ब्रेक डाउन है वो होगा। और क्योंकि रेस्पिरेशन जो चैप्टर है, ये रेस्पिरेशन चैप्टर प्लांट्स के लिए डेडिकेटेड है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्लांट्स के अंदर जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है एज कम्पेयर टू एनिमल्स, वो स्लो होता है। इसीलिए प्लांट्स में जो गैसेस एक्सचेंज होता है, जैसे देखिए मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ, मैं भी सांस ले रहा हूँ, मेरी बॉडी में जो मैंने खाना अभी खाया है वो खाना ब्रेक डाउन हो रहा है। तो अब ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन की डिमांड है, और जो बाय प्रोडक्ट मेरे ब्रेक डाउन के बाद निकल रहा है एज अ CO2, वाटर तो यूज हो जाएगा, CO2 उसे मैं एक्सहेल कर रहा हूँ, O2 को मैं इनहेल कर रहा हूँ। नॉर्मली हम इस तरह से बात करते हैं। तो मेरा जो रेस्पिरेशन रेट है अगर प्लांट के साथ कंपेयर किया जाए तो बहुत ज्यादा है। प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन के दौरान, जब सिर्फ प्लांट्स रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, खासतौर पे रात को प्लांट सिर्फ रेस्पिरेशन करते हैं, दिन में प्लांट्स फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों करते हैं। डिपेंड करता है कि प्लांट्स का कौन सा पार्ट आप डिस्कस कर रहे हैं। ग्रीन पार्ट होगा तो फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन दोनों करेगा। अगर ग्रीन पार्ट नहीं है, मतलब कि जहां पे फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एब्सेंट है, वहां पे सिर्फ प्लांट रेस्पिरेशन करेंगे। तो रेस्पिरेशन जो है प्लांट्स के अंदर, उनका जो रेट है वो बहुत कम होता है। प्लांट्स के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज सबसे ज्यादा देखा जाता है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान, मतलब दिन के दौरान देखा जाता है, जब वो अपनी फूड की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो, क्योंकि हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, तो सेम प्लांट्स भी ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे अपने मॉलिक्यूल ऑफ फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, ताकि उसमें से वो एनर्जी निकाली जा सके और वो अपनी एनर्जी अपनी ग्रोथ और रिपेयर के लिए यूज कर सके। अब देखिए यहाँ पे जो ग्लूकोज को मैं एज एनर्जी सबस्ट्रेट या फूड पार्टिकल लेके चल रहा हूं, तो ग्लूकोज का सबसे पहले ब्रेक डाउन होगा, और ये सारा का सारा ब्रेकडाउन अभी फिलहाल के लिए सेल के साइटोप्लाज्म में, क्योंकि देखिए मैंने बताया कि एरोबिक रेस्पिरेशन नॉर्मली प्रोकैरियोट्स है, मतलब जहां पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है, वहां पे तो एरोबिक रेस्पिरेशन अगर हो रही है तो वो उसकी नॉर्मल साइटोप्लाज्म में होगी। बट जहां पे यूकैरियोट्स की बात हो रही है, जहां पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हमें देखने को मिलते हैं, खासतौर पर जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे, तो हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को बचपन से पढ़ते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया की इन्वॉल्वमेंट भी होगी, बट कब होगी, कैसे होगी, किस दौरान होगी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन है, सबसे पहले क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, इसलिए एक टर्म यूज यहाँ पे की जाती है, वो टर्म है ग्लाइकोलिसिस। इन शॉर्ट ग्लाइकोलिसिस एक 10 स्टेप प्रोसेस है। 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को रिवील आउट किया, उसे दुनिया को बताया कि भाई ये सारी चीजें हैं। इसमें एमडेन, मेयरहॉफ एंड पार्गस, ये 3 साइंटिस्ट, जिसको EMP पाथवे भी कहा जाता है। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ आपको एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूं कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, ग्लाइकोलिसिस, इस प्रोसेस का नाम दिया गया और बना क्या, पायरुविक एसिड। मैं कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज को कंसीडर कर रहा हूं, 1 मॉलिक्यूल। और कितने मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बने, 2 मॉलिक्यूल। और ये जो प्रोसेस है ये कहां हुआ, किस जगह पे हुआ, सेल के साइटोप्लाज्म में। बट अभी भी ये प्रोसेस रुका नहीं है, क्योंकि कंप्लीट ब्रेकडाउन है, एनर्जी प्रोडक्शन करनी है। इसके बाद ये जो पायरुविक एसिड है, इसे कहां भेज दिया गया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पायरुविक एसिड, PA। कितने मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स है। Now it enters into the matrix of mitochondria. I hope आपको माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में हल्की फुल्की जानकारी होगी, बट जब हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे तो मैं वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को भी आपके साथ इन डिटेल डिस्कस करूंगा। तो पायरुविक एसिड जो है, अब इसे कन्वर्ट कर दिया गया इनटू अगेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल CoA। और इस दौरान इस रिएक्शन को, देखिए कई सारे नाम से जाना जाता है, मैं इस रिएक्शन का नाम कहूंगा लिंक रिएक्शन, या फिर मैं इसको
एक और नाम से भी डिफाइन कर सकता हूं, बोला क्या? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। देखिए ये जो टर्मिनोलॉजी है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, इसके बारे में पहले बात करते हैं। इसका मतलब होता है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी स्टेप को, इस नाम को डिफाइन करने के लिए दिया गया। इसका मतलब है कि इस स्टेप के दौरान CO2 रिलीज होगी और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्योंकि पूरा प्रोसेस ऑक्सीजन के ऊपर आधारित है, तभी तो बोला एरोबिक। तो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन का नाम इसलिए पड़ता है, कई सारे स्टेप्स में हमें ये देखने को मिलेगा, अभी टीसी में भी कई सारे स्टेप्स ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कहलाए जाते हैं। तो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन का रिमूव होना, और कार्बन किस फॉर्म में रिमूव होगी? CO2 की फॉर्म में रिमूव होगी। और लीग रिएक्शन इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो रिएक्शन है, जो पायरुविक एसिड, जो कि जो प्रोडक्ट है किसका? ग्लाइकोलाइसिस का, उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है इनटू द क्रेब्स साइकिल, जिसको आप TCA भी कहते हैं या सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। एनीवेज, तो ये जो प्रोसेस अब यहां से शुरू हुआ, ये प्रोसेस कहां चला गया? इनटू द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके पास पूरा प्रोसेस एरोबिक एस्पिरेशन का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होगा। वहीं पे एटीपी बनेंगे और वही एटीपी यूटिलाइज किए जाएंगे बाय द ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स ग्रोथ एंड रिपेयर पर्पसेस। ठीक है, एसिटाइल कोए के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब देखिए, एसिटाइल कोए को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है इनटू TCA। TCA stands for tricarboxylic acid, or you can call it as Krebs cycle, or you can call it as citric acid cycle। आपकी मर्जी, आप कुछ भी से बोलना चाहें, क्योंकि मेरा पर्पस फिलहाल के लिए आपको यह समझाना है कि हम कौन सा स्टेप कहां पर पढ़ते हैं और किस तरह से वो एक लिंक, एक आपस में स्टेप्स का होना चाहिए। अब ये एक साइकिल है, मतलब साइक्लिक प्रोसेस है। जो चीज यूज होगी वो फिर से रिसिंथेसाइज होगी। इस प्रोसेस के दौरान कुछ रिड्यूसिंग एसिमिलेटरी पावर्स बनती है, जिसमें पहला नाम आता है NADH प्लस H पॉजिटिव का, दूसरा नाम आता है FADH2 का, और कलेक्टिवली इन्हें क्या कहा जाता है? रिड्यूसिंग एसिमिलेटरी पावर्स। मैं फिर कहूंगा, ये इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसी स्टेप पे बनता है, इवन आपके इस स्टेप पे भी NADH प्लस H पॉजिटिव बनता है। कितना बनता है, किस अमाउंट में बनता है, अभी हमने वो बात नहीं करी। इवन ग्लाइकोलाइसिस के दौरान भी NADH प्लस H पॉजिटिव बनता है। अब आपके मन में एक शक पैदा हो जाएगा, क्या? ये कहीं पे ATP नहीं बताया। देखिए, ATP कुछ थोड़ा बहुत इन रिएक्शंस के दौरान जरूर बनता है, बट जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ATP है वो इन रिड्यूसिंग एसिमिलेटरी पावर्स को यूज करके बनता है। तो जो रिएक्शन के दौरान ATP बना, कहां कहां बना? उदाहरण के तौर पर कोई बढ़िया सा कलर यूज कर लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस के दौरान ATP बना, और जो रिएक्शन के दौरान ATP बन जाते हैं, उन ATPs के बनने को कहा जाता है सबस्ट्रेट लेवल
फॉस्फोराइलेशन। इसकी मैं शॉर्ट फॉर्म निकालने वाला हूं कि बहुत लंबा हो जाता है। कुछ अमाउंट ऑफ एटीपी टीसीए के दौरान भी बना, बट मैंने जैसे कहा कुछ अमाउंट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अच्छा, बाकी मैक्सिमम एटीपी कहां बना? मतलब मैंने बताया अभी रिएक्शन में कि 36 एटीपीज बनते हैं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज करने के बाद। तो यहाँ पे तो मैंने कहा कि यहाँ पे अगर मैं नॉर्मली आपको बताऊं हिसाब किताब करके, तो 2 एटीपी यहां बने, 2 एटीपी यहां बने। अब मुझे बताइए कि बाकी 34 एटीपीज कहां बने? तो 34 एटीपीज कहां से आए? इन रिड्यूसिंग एसिमिलेटरी पावर्स को यूज करके। अभी चिंता ना कीजिएगा क्योंकि मैं अभी एक्सप्लेन नहीं किया है, मैंने सिर्फ एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश यहाँ पे की आपके साथ। तो इन रिड्यूसिंग एसिमिलेटरी पावर्स को जब हम यूज करेंगे, कहां यूज करेंगे? जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा, देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास दो चीजें आती हैं। पहला तो आता है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, जिसको इन शॉर्ट हम कहते हैं ईटीएस। और इसी के साथ जो नेक्स्ट लेवल पे प्रोसेस चलता है, ये सब मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे चल रहा है। मैं इतना जरूर बता दूंगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे चलता है, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, जिसकी अंदर वाली मेम्ब्रेन पे, कोई बात नहीं इसको भी हम यहां पे मेंशन कर देते। कहां चला भाई साहब? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखिएगा क्योंकि अब जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि कैसे कौन कौन सा प्रोसेस में कब डिस्कस कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे चला और अल्टीमेटली जो एक्चुअल में एटीपी प्रोडक्शन हुई उसे कहा गया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसे फिर से अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि पूरा वर्ड यहाँ पे यूज स्पेस में नहीं आ रहा है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और इसकी लोकेशन भी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो अल्टीमेटली ये जो रिड्यूसिंग एसिमिलेटरी पावर्स है, जिसको आप NADH या FADH2 के तौर पर कंसीडर कर रहे हैं, इनको अल्टीमेटली इस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है इनटू एटीपी। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एटीपी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के दौरान होता है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो यहां तक जो प्रोसेस चल रहा था वो साइटोप्लाज्म में था। इसके बाद जो प्रोसेस चला वो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली में चला। अगर आप किसकी बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, यूकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं, या यूकैरियोटिक सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता होगा कि जो प्लांट्स हैं वो एक्चुअली में अगर उनके टाइप ऑफ सेल की बात करें तो वो यूकैरियोटिक है। तो हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखिए अगर अल्टीमेटली हम इसको नोट डाउन करें तो पहला प्रोसेस जो मुझे डिस्कस करना है वो है ग्लाइकोलिसिस। दूसरा प्रोसेस जो मुझे डिस्कस करना है वो है लिंक रिएक्शन। तीसरा प्रोसेस जो मुझे डिस्कस करना है वो है आपका TCA क्रेब्स साइकिल। फोर्थ प्रोसेस जो मुझे डिस्कस करना है वो है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ETS। और फिफ्थ स्टेप जो मुझे डिस्कस करना है वो है आपका
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ध्यान रखिएगा इस पूरे शॉर्ट जो चार्ट मैंने बनाया है कि हम किस किस को एक एक करके डिस्कस करेंगे इन डिटेल।